नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वी के राव सर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं / गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस / नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की 5वें दिन की क्लास शुरू करते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं। तो अब तक हमने प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बारे में पढ़ा था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है और प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़वही में अंतर क्या है। आज हम देखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं यानी मेन फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहली है आपके पास मुख्य विशेषता, यह रोकड़ पुस्तक की तरह ही है। दूसरी, इसमें यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी प्राप्तियां चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत हो कहाँ दिखाई जाती है? डेबिट पक्ष में। यानी कि प्राप्तियां कहाँ दिखाई जाएगी? डेबिट पक्ष में, चाहे वो कोई सी भी हो, आयगत हो या पूंजीगत हो। तीसरी, आपके सभी भुगतानों को चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत हो कहाँ दिखाई जाएंगे? क्रेडिट पक्ष में। यानी कि भुगतानों के लिए कौन सा पक्ष होगा? क्रेडिट पक्ष होगा। चौथी, इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे कि ह्रास या उपार्जित आय या अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते हैं। यानी कि इसमें वही मदें लिखी जाएगी जिनको नकद में आप व्यक्त कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन कैश या गैर रोकड़ मदें इसमें नहीं लिखी जाएगी। पांचवी विशेषता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभ की रोकड़ शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। छठी विशेषता है, लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है जिससे अंतिम रोकड़ शेष यानी कैश एट द एंड ज्ञात होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अंतिम हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड। सातवीं विशेषता है, इस खाते में चालू वर्ष में प्राप्त नकद एवं भुगतान की गई राशियों को लिखा जाता है, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो या पिछले वर्ष से संबंधित हो या अगले वर्ष से संबंधित हो। तो ये इनकी 7 विशेषताएं थी मुख्य प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो है उसके संबंध में कौन कौन सी बातें सदैव ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं तब इन बातों पे हमें हमेशा फोकस रखना ही है। जैसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में चालू वर्ष में नकद लेन देनों का लेखा करते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वे पिछले वर्ष से संबंधित हो या चालू वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से संबंधित हो, ठीक है, किसी भी वर्ष से संबंधित हो। दूसरी आपके पास ध्यान रखने योग्य बात है, प्राप्ति और भुगतान खाते में गैर रोकड़ मदों जैसे कि ह्रास का लेखा नहीं किया जाता, डेप्रिसिएशन का लेखा इसमें नहीं किया जाता क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। तीसरी विशेषता है, इसमें उधार लेन देन, बकाया व्यय, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, अनुपार्जित आय का लेखा नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए हैं उनका लेखा नहीं किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेखा नहीं करते हैं, एक्यूड इनकम का लेखा नहीं करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेखा नहीं किया जाता है और अनअर्न्ड इनकम का लेखा नहीं किया जाता है। चौथा, आपके इसमें वास्तविक रोकड़ यानी कि एक्चुअल कैश से ही लेखा किया जाता है। भले ही आप मान लीजिए कि कोई वस्तु या संपत्ति मान लो 5 लाख की है और उसका केवल 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, तो हमें केवल 2 लाख रुपये यानी वास्तविक जो केस है उसी से एंट्री करनी है, इससे एंट्री नहीं करनी है। पांचवी मुख्य ध्यान रखने योग्य बात है कि यह खाता रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है, यानी कि जो वर्ष के अंत में रोकड़ का शेष है वह कौन सा खाता प्रस्तुत करता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रस्तुत करता है। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो बनाते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं, ये देख लेते हैं। पहली आपके यह लेखांकन के रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। मतलब यह है कि इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे कि डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाता है, यह एक इसकी सीमा है। दूसरी, यह लेखांकन वर्ष के आय व्यय के संबंध में सूचना प्रदान नहीं करता है। भाई आय व्यय कौन कौन से आय है, कौन कौन से व्यय है, उसके बारे में सूचनाएं ये नहीं देता है। यह सिर्फ आय व्यय को की जो नकद राशि होती है उसकी सूचना प्रदान करते हैं। आय व्यय तो देखो उधार भी होती है और नकद भी होती है, ठीक है, लेकिन ये केवल उसी की सूचना प्रदान करते हैं जो कि नकद राशि में है, ठीक है। तीसरी आपके पास सीमा यह है कि इससे संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ नकद व्यवहारों का ही लेखा प्रस्तुत करता है, अन्य संपत्तियां एवं दायित्व को छोड़ देता है जो कि गैर नकद होती है, गैर रोकड़ होती है, उन्हें ये छोड़ देता है। चौथी जो आपके पास सीमा है इसकी कि यह खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन वर्ष के अधिशेष या कमी को प्रकट नहीं करता है, ठीक है। अधिशेष या कमी को प्रकट नहीं करता, क्या चीज़, प्राप्ति और भुगतान खाता, ठीक है। ये क्या कौन प्रकट करेगा, आय व्यय खाता प्रकट करेगा। आगे, ये लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। ये तो किस पे तैयार किया जाता है, नकद आधार पर, यानी कि कैश बेसिस पर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस प्रारूप को आपको याद भी रखना है। ये कंप्लीट प्रारूप है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी इन्हें अच्छे से पढ़ लें और अपनी नोटबुक में उतार लें। धन्यवाद।